हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग, राधे राधे। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रतिष्ठा हिंदी ज्ञानधारा में। तो आप सभी बताइएगा दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और मन लगाकर पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो दोस्तों, इस समय हम लोग छायावाद को पढ़ रहे हैं और छायावाद में आज हम देखेंगे छायावादी कवियों की महत्वपूर्ण काव्य पंक्तियाँ। इसके पहले के जितने भी टॉपिक थे छायावाद कवियों के संदर्भ में, उनका जन्म, उनके माता पिता का नाम और उनकी जो रचनाएं थी महत्वपूर्ण, बाकी उनके संबंध में जो और भी महत्वपूर्ण बिंदु थे उनको हम लोगों ने पिछली क्लासों में देख चुका है। और आज जो है हम लोग महत्वपूर्ण काव्य पंक्तियों पर चर्चा करेंगे। तो चलिए देर ना करते हुए क्लास की शुरुआत करते हैं। आप सभी शुरू से अंत तक बने रहिएगा इसी चैनल पे। और आपको लास्ट में एक सूचना भी देनी है, तो वीडियो को आप पूरा देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा, ताकि हर एक पॉइंट आपको अच्छे से समझ में आए। और लास्ट में जो सूचना देनी है वो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगी, तो उसको भी आप ज़रूर सुनिएगा। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे जयशंकर प्रसाद जी की। जयशंकर प्रसाद जी की एक रचना है आंसू। आंसू के बारे में आपने पढ़ा है। आंसू जो है यह 133 छंदों में विभक्त जो है एक स्मृति काव्य है। और आंसू जो है इसे हिंदी का मेघदूत कहा जाता है, इसको भी मैंने बताया था। और आंसू जो रचना है ये 1925 ईस्वी में लिखी गई थी। कैसे याद करेंगे? आंसू तो पोंछ, आंसू तो पोंछ। जब किसी के आंसू बहते हैं तो लोग क्या कहते हैं? भाई अपने आंसू तो पोंछ। तो पोंछ से दो और पोंछ पाँच, दो और पाँच कनेक्ट हो जाएगा। पोंछ से पाँच, दो, दो से दो और पो से पाँच, ठीक है। तो पोंछ से आप इसको कनेक्ट कर लीजिएगा। आंसू कब की रचना हो गई? 2 और 5 यानी कि 25 की। अब आंसू रचना से कौन कौन सी पंक्तियां ली गई हैं जो कि परीक्षा में बनती हैं, प्रश्न बनते हैं यहाँ से, तो देखते हैं। पहली पंक्ति है, बांधा था विध को किसने इन काली जंजीरों से, मणि वाले फड़ियों का मुख क्यों भरा हुआ है हीरों से। ये पंक्ति जो है आंसू से ली गई है। अगर आपको आंसू याद रहेगा कि ये पंक्ति आंसू से है तो आप आसानी से बता सकते हैं ये जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा लिखी गई पंक्ति है, क्योंकि सभी को पता है आंसू जो है प्रसाद जी की रचना है, जो कि काफी महत्वपूर्ण भी है। तो देखिए इसमें आपको क्या पकड़ना है। लिखा है बांधा था विध को किसने इन काली जंजीरों से। तो भाई इसको याद रखिएगा, बांधा था मतलब किसी को बांधा गया था काली जंजीरों में। अगर आप किसी को काली जंजीरों में बांध देंगे तो उसको दर्द होगा ना, और दर्द होगा तो उसकी आंखों से आंसू निकलेंगे, है कि नहीं। अगर आपको रस्सी से ही बांध दिया जाए तो आपकी आंखों से आंसू निकलने लगेंगे, आपको काफी दर्द होगा। तो सोचिए अगर किसी को काली जंजीरों में बांध के रखा जाए तो उसके भी तो आंख से आंसू निकलेंगे। बस यहाँ से आप इनको याद रख लीजिएगा कि ये आंसू से ली गई है, प्रसाद की पंक्ति है। अगली पंक्ति है, विद्रुप सीपी संपुट में मोती के दाने कैसे, है हंस ना पर शुक फिर क्यों चुगने के मुक्ता ऐसा। ये वाली जो पंक्ति है ये भी आंसू से ली गई है। तो मोती के दाने कैसे, इतनी ही लाइन पकड़ लीजिएगा। कहते हैं कि मोती के दाने कैसे, भाई मेरे तो मतलब मोती के दाने कैसे। किसी को अगर मोती के दाने मिल जाए, सोन मतलब होता नहीं है गोल्ड की मोती आप समझ लीजिए, या कोई बहुत कीमती मोती है, उस मोती के दाने अगर किसी को मिल जाए तो क्या होते हैं? खुशी से आंखों में आंसू आ जाते हैं। या किसी के मोती के दाने अगर खो जाए तो दुख में आंसू आ जाएंगे। जैसे किसी की लोग कहते हैं ना, भाई हमारे सोने की मोती थी और चोरी हो गई, 10 दाने की मोती थी, हमने अपने उसमें मंगलसूत्र में गुथवाया था, करते हैं ना लोग। तो मुझे इसलिए याद आ गया क्योंकि मेरे फैमिली में एक घटना हुई थी, ज्वेलरी चोरी हुई थी और उनके मंगलसूत्र में 12 मोती के दाने लगे हुए थे। वो मंगलसूत्र से ज़्यादा तो उस मोती के दाने के लिए रो रही थी कि मेरे मोती के दाने जो है चले गए। तो मुझे उसी से याद आ गया, खूब रो रही थी। तो मोती के दाने कैसे चले गए? जब चले गए तो आंखों में आंसू आ गए। इससे आप इनको याद रख सकते हैं। अगली पंक्ति है, झंझा झकोर गर्जन है बिजली है नीरद माला, पाकर इस शून्य हृदय को सबने आ डेरा डाला। ये काफी महत्वपूर्ण पंक्ति है। झंझा झकोर गर्जन है बिजली है नीरद माला, पाकर इस शून्य हृदय को सबने आ डेरा डाला। ये
आंसू से ली गई है, प्रसाद जी की पंक्ति है। कैसे याद करेंगे? लिखा है झंझा झकोर गर्जन है। तो देखिए जब बारिश वाला मौसम खैर अभी भी चल ही रहा है, उतना ज़्यादा नहीं है लेकिन फिर भी कभी कभी होती है बरसात। तो जब बारिश वाला मौसम रहता है, खूब काले बादल घिरे रहे और उसमें बिजली चमकती है, गर्जन भी खूब होती है, बादल गरजते हैं, बिजली बिजली चमकती है, तो बहुत से लोगों के क्या होता है, डर के मारे आंखों में आंसू आ जाते हैं। कहीं कहीं पे बिजली गिरती भी है तो होता है ना, आंखों में आंसू आते हैं बहुत तेज जब बिजली चमकती है और खूब तेज बादल गरजता है, झंझा झकोर वाली बारिश होती है। तो उसमें क्या होता है, लिखा है ना झंझा झकोर गर्जन है और बिजली भी चमक रही है। तो उस ऐसा दृश्य देख के क्या होता है, आंखों में आंसू आ जाते हैं, डर लगने लगता है, आंसू आने लगते हैं कि पता नहीं यहाँ कौन सा प्रलय आ जाए, कुछ नहीं पता है, इतनी तेज बारिश हो रही है, बिजली भी चमक रही है और आसमान में जो है बादल भी बहुत तेज से गरज रहे हैं। तो ये सारी चीजें जब होती हैं तो ऐसा दृश्य देख के क्या होता है, आंखों में आंसू आ जाते हैं डर के मारे। इस तरीके से आप इनको याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट पंक्ति है, पतझड़ था झाड़ खड़े थे सूखे से फुलवारी में, किसलय दल कुसुम बिछाकर आए तुम इस क्यारी में। ये भी पंक्ति आंसू से ली गई है। लिखा है पतझड़ था झाड़ खड़े थे सूखे से फुलवारी में। समझिए, ऐसे इसको सोचिए कि जैसे आप किसी जगह पे बहुत पहले गए थे, वहां पे बहुत फुलवारी उलवारी थी, आप दोबारा जब उस जगह पे जाते हैं तो क्या देखते हैं कि उस फुलवारी में मतलब अब क्या है, सारी तरफ पतझड़ ही पतझड़ है, झाड़ जो है वो खड़े खड़े हैं और वो जो फुलवारी थी वो सूख गई है। और जब आप उस दृश्य को देखेंगे तो आपकी आंखों में आंसू आ जाएगा कि यार मैं पहले आया था यहाँ पे, कितना अच्छा, मतलब यहाँ का वातावरण कितना अच्छा था, कितनी फुलवारी थी, है कि नहीं। तो लेकिन अब जब गए तो हम देख रहे हैं कि भाई यहाँ पे तो पतझड़ हो गया है, झाड़ खड़े खड़े हैं और सूख गई सारी फुलवारियां। तो सूखे से फुलवारी यानी कि जो फुलवारी को जब सूखा हुआ देखा हमने तो हमारे आंखों में आंसू आ गए दुख के मारे, याद हो जाएगा। नेक्स्ट पंक्ति है, इस करुणा कलिक हृदय में अब विकल रागिनी बजती, क्यों हाहाकार सरों में वेदना असीम गरजती। ये भी पंक्ति किसके द्वारा लिखी गई है, तो ये भी जो है प्रसाद जी के द्वारा लिखी गई है, उनकी रचना आंसू में है। लिखा है, इस करुणा कलिक हृदय में अब विकल रागिनी बजती। कैसे, अब भाई किसी का हृदय करुणा से भरा हुआ है तो अगर उसमें विकल रागनी बज रही है, तो विकल यानी कि आप समझ लीजिए, इसको ऐसे कनेक्ट कीजिए कि वो इंसान रो रहा है, उसके अंदर रोने वाली आवाज बज रही है, आंसुओं से और आंखों से आंसू निकल रहे हैं। अब किसी के हृदय में करुणा भरी होगी, दुख भरा होगा, तो क्या होगा, उसके मतलब मुंह से जो मतलब उसके मन में जो भी चीजें चलेंगी वो उस चीज से रोएगा ही, उसको दुख ही होगा। तो उसके मन में कैसी रागनी बज रही है, विकल रागनी बज रही है। और जो है इससे क्या हो रहा है, आंखों में आंसू आ रहे हैं। जब इंसान बहुत दर्द में भरा होता है तो अच्छे राग नहीं बजते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप इनको याद कर लीजिएगा, आंसू से ली गई है। अगली पंक्ति है, मानो जीवन वेदी पर परिणय हो विरह मिलन का, दुख सुख दोनों नाचेंगे है खेल आंख का मन का। इंपॉर्टेंट पंक्ति है। लिखा है, मानो जीवन वेदी पर परिणय हो विरह मिलन का, दुख सुख दोनों नाचेंगे खेल आंख का मन का। तो भाई दुख सुख दोनों नाचेंगे, खेल आंख का मन का। तो देखिए आंसू जो है दुख में तो निकलते ही निकलते हैं, सभी को पता है, लेकिन कभी कभी सुख में भी आंसू निकलते हैं। आप लोगों ने फील किया होगा, जब बहुत ज्यादा आपको खुशी मिलती है तब भी आपके आंसू निकलते हैं, वो होते हैं खुशी के आंसू। और दुख में तो निकलते ही निकलते हैं, वो तो सभी के निकलते हैं। तो वही कहते हैं, दुख सुख दोनों नाचेंगे, दुख हो या सुख हो, दोनों में हमारे आंखों से आंसू निकलते हैं, वो दोनों ही परिस्थितियों में नाचते हैं। और ये जो आंसू निकलते हैं ये खेल आंख का और मन का है। ये जो खेल है आंसू निकलने का, दुख और सुख का, ये आंख का और मन का है। हमारा मन जब दुखी होता है तब भी हमारे आंखों से आंसू निकलते हैं, जब हमारा मन खुश होता है तब भी हमारे आंख से आंसू निकलते हैं। तो ये खेल किसका हुआ, आंख और मन का हुआ। मन जैसा होता है आंख से वैसे ही चीजें निकलने लगती हैं। समझ में आया। तो आंसू निकलते ही हैं दोनों परिस्थितियों में, तो याद हो जाएगा आंसू, ये आंसू से ली गई है। अगली पंक्ति है, जल उठा स्नेह दीपक सा, नवनीत हृदय था मेरा, अब शेष धूम रेखा से चित्रित कर रहा अंधेरा।
ये वाली जो पंक्ति है ये भी आंसू से ली गई है। जल उठा स्नेह दीपक का, कहते हैं भाई जब प्रेम, स्नेह यानी कि प्रेम, कहते हैं जब प्रेम यानी कि स्नेह का दीपक जलता है तो क्या होता है, तो आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। भाई अब किसी की लाइफ में प्रेम ने दस्तक दी, ठीक है, उसके जीवन में कभी प्रेम ने इस तरीके से मतलब उतना प्रेम नहीं मिला, और जब किसी की लाइफ में कोई अच्छा इंसान आ जाता है और उसके उसके जीवन में उसके प्रेम का दीपक जलता है तो क्या होता है, कभी मतलब होता है ना, कभी कोई व्यक्ति ऐसा रहता है जो सोचता नहीं है कि मुझसे भी कोई प्रेम कर सकता है, लेकिन अगर उसको उसका लाइफ पार्टनर बहुत अच्छा मिल जाता है तो उसके आंखों में भी आंसू आ जाते हैं खुशी के। आते हैं कि नहीं, लिखा है ना, जल उठा स्नेह दीपक सा, जब प्रेम का दीपक किसी के मन में जलता है तो आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन सच्चा वाला दीपक, ये आजकल वाले दीपक नहीं जो वो क्या होता है 4-4 दिन पे ब्रेकअप होता रहता है, वो वाले आंसू नहीं चाहिए भाई, वो वाले दीपक नहीं चाहिए। तो जब सच्चे वाले स्नेह का दीपक जलता है मन में तो आंखों में आंसू भी आते हैं और वो खुशी के आंसू होते हैं, ये भी याद रखिएगा। तो आंसू से ली गई है। अगली जो पंक्ति है वो है, तेरे प्रकाश में चेतन संसार वेदना वाला, मेरे समीप होता है पाकर कुछ करुण उजाला। तेरे प्रकाश में चेतन संसार वेदना वाला और मेरे समीप होता है पाकर कुछ करुण उजाला। ये भी पंक्ति किससे ली गई है, तो ये भी जो है आंसू से ली गई है। जो प्रसाद जी की रचना है आंसू, उसी से ली गई है। तो लिखा है ना, तेरे प्रकाश में चेतन, कहते हैं तेरे प्रकाश, इनको आप ऐसे याद रख सकते हैं कि तेरे प्रकाश में जाने पर, जैसे कोई व्यक्ति है अगर उसको आंखों में दिक्कत है, वो बहुत प्रकाश में चला गया है, बहुत तेज लाइट वगैरह है, तो कहते हैं तेरे प्रकाश में जाने पर ही क्या होता है, आंखों में आंसू आने लगते हैं। जैसे मुझे भी चश्मा लगा है, जब बहुत ज़्यादा लाइट पड़ती है, कहीं पे बहुत ज़्यादा रोशनी होती है, तो मेरे भी आंख से आंसू निकलने लगते हैं। तो कह सकते हैं तेरे भाई प्रकाश में जाने से ही क्या होता है, आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। तो आंसू से ली गई रचना है, रचना नहीं पंक्ति है, ठीक है। आगे देखते हैं, अगली पंक्ति है, सबका निचोड़ लेकर तुम सूखे से सूखे जीवन में, बरसों प्रभात हिमकंसा आंसू इस विश्व सदन में। अगर पूरी पंक्ति देता है तब तो आप आंसू से कनेक्ट कर लेंगे, लेकिन अगर इतना देता है तो भी आप इनको याद रखिएगा। कहते हैं सबका निचोड़ लेकर तुम सुख से सूखे जीवन में। अगर तुम सोचोगे तुम सबका निचोड़ लेकर इस जीवन में, इस सुख से सूखे जीवन में तुम सुख से रह सकते हो, तो नहीं रह सकते हो। तुम सुख से नहीं रह सकते हो सबका निचोड़ लेकर, तुम सुख से नहीं रह सकते हो। आंसू तब भी आएंगे तुम्हारे जीवन में। अगर तुम, जैसे होता है ना कि आप सोचो कि नहीं भाई फलाने ऐसा चाहते कि मैं इनके जैसा रहूं, मैं इनके जैसा रहूं, तो आप कभी भी किसी और के हिसाब से जीवन नहीं जी पाएंगे, क्योंकि अगर आप 4 लोगों के हिसाब से चलेंगे तो 5वां नाराज हो जाएगा। तो इससे अच्छा होता है कि आप अपने हिसाब से चलिए, जो आपको सही लगता है। बस ये है कि वो सही होना चाहिए। फैमिली को अगर सही लगे तो चीज़ें करिए, बाकी अगर पूरी दुनिया को लेके चलेंगे तो आप कभी किसी को खुश नहीं रख सकते। तो वही कहते हैं सबका निचोड़ लेकर तुम इस सुख से सूखे जीवन में कभी सुख से रह ही नहीं सकते हो। तुम्हें हमेशा आंसू तुम्हारे आंख से निकलने ही निकलने हैं। तो इस तरीके से आप याद कर लीजिएगा। ये पंक्ति कहाँ से ली गई है, आंसू से ली गई है। तो यहाँ पर हमने प्रसाद जी की जो रचना है आंसू, उससे कम से कम 9 पंक्तियों को हमने देखा और ट्रिक के माध्यम से कनेक्ट करने का भी प्रयास किया है। आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे जो प्रसाद जी की रचना है लहर। लहर जो है ये 1933 ईस्वी में लिखी गई रचना है, और लहर से जो जो पंक्तियां मतलब इम्पॉर्टेंट है पूछी गई हैं, उन सारी पंक्तियों को हम ट्रिक के हिसाब से चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले याद रखिएगा लहर जो है इसका समय क्या है, 1933। कैसे याद रखेंगे, इसके पहले की क्लासेस जितने लोग देखे हैं उन लोगों को याद हो गया होगा, और जो चैनल पे फर्स्ट टाइम जुड़े हैं उन्हें अगर नहीं याद है तो याद कर लीजिएगा। जब लहरें चलती हैं तो आपने देखा होगा लहरें हमेशा ऐसे ऐसे चलती हैं या फिर ऐसे ऐसे करके चलती है ना। तो लहरें कैसे चलती, कभी सीधी नहीं चलती हैं, लहरें ऐसे 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 करके चलती है, यानी कि तिरछी तिरछी चलती हैं। या फिर कह सकते हैं ऐसे, जब बारिश की बूंदें गिरती हैं तो जब बहुत तेज हवा चलती है तो बारिश की बूंदें ऐसे लहरा के गिरती हैं ना, तिरछी तिरछी। तो लहरें जब भी चलती हैं तिरछी तिरछी चलती हैं, तो तिरछे तिरछे से याद हो जाएगा
3 3। तो याद हो जाएगा 1933 इसका समय है, ऐसे याद कर लीजिएगा। अब देखते हैं इनकी पंक्तियों को। यहाँ पे देखिएगा पहली पंक्ति है, उठ उठ गिर गिर फिर आती, नर्तित पद चिन्ह बना जाती, सिकता की रेखाएं उभार भर जाती अपनी तरल सिहर। ये वाली जो पंक्ति है लहर से ली गई है। लिखा है उठ उठ गिर गिर फिर आती, बस इसी लाइन को पढ़िएगा, और नर्तित पद चिन्ह बना जाती। तो आपने देखा जब लहरें जो हैं पहले क्या होती है, पहले ऐसे उठती हैं, फिर ऐसे गिरती हैं, फिर आती, फिर उठती हैं, फिर गिरती हैं, ऐसे ऐसे लहरें चलती रहती है ना। नदियों में आपने देखा होगा, समुद्र वगैरह में। हम तो पास में तो नहीं गए हैं कभी समुद्र के, लेकिन हाँ फोटो वगैरह में, बाकी टीवी वगैरह में तो देखा ही है, और कहीं पे नदी वदी में देखा है। तो लहरें ऐसे चलती है ना, पहले उठती हैं, फिर गिरती हैं, फिर उठती हैं, फिर गिरती हैं। तो उठ उठ गिर गिर फिर आती, तो याद हो जाएगा उठ उठ गिर गिर, मतलब कि लहरें जो हैं वो उठती हैं, गिरती हैं, उठती हैं, गिरती हैं। तो लहर से कनेक्ट हो जाएगा, ये लहर से ली गई हैं। अगली पंक्ति है, तुम हो कौन और मैं क्या, इसमें क्या है धरा सुनो, मानस जलधि रहे चिर चुंबित, मेरे क्षितिज उदार बनो। ये पंक्ति भी लहर से ली गई है। कहते हैं तुम हो कौन और मैं क्या, कहते तुम हो कौन और मैं क्या, तो कहती है मैं लहर हूं। तुम हो कौन और मैं क्या, तो मैं लहर हूं, मुझे जान लो। तुम हो कौन, तुम चाहे जो भी हो, लेकिन मुझे जान लो, मैं क्या हूं, मैं लहर हूं। तो बस याद हो जाएगा मैं लहर हूं, यानी कि लहर से ली गई है। आगे देखिएगा जो अगली पंक्ति है वो है, ले चल वहां भुलावा देकर मेरे नाविक धीरे धीरे, जिस निर्जन में सागर लहरी अंबर के कानों में गहरी, निश्चल प्रेम कथा कहती हो तज कोलाहल की अवनी रे। ये पूरी पंक्ति है लहर से ली गई है। तो लिखा है ले चल वहां भुलावा देकर मेरे नाविक धीरे धीरे। तो कहाँ पर, कहते हैं लहरों के बीच में। आपने देखा होगा जब लहरें उठने वाली रहती हैं तो लोग कहते हैं कि अभी जो है समुद्र में जाने में खतरा है। तो जब भी आप जाइए तो धीरे धीरे जाइए, क्योंकि लहर उठ सकती है। जब पानी का उफान तेज होता है तो लोग कहते हैं कि अभी जो है नदी में घूमने लायक नहीं है, नाव चलाने लायक नहीं है। तो आप यहाँ से इनको थोड़ा सा याद रख सकते हैं। लिखा है ना, ले चल वहां बुलावा देकर मेरे नाविक धीरे धीरे। तो कहाँ पर बुलावा लेकर जा रहा है नाविक, और कहते हैं धीरे धीरे लेके जाना। तो भाई उन्हीं लहरों में जो है नाविक तुम धीरे धीरे लेकर जाना, वहां मेरा बुलावा आया है, लेकिन लहरें हैं वहां पे, तो लहरों में मेरे नाविक धीरे धीरे मुझे लेकर जाना। याद हो जाएगा लहर से, ये लहर से ली गई है। आगे देखेंगे अगली पंक्ति है, श्रम विश्राम क्षितिज बेला से, जहां सृजन करते मेला से, अमर जागरण उषा नयन से, बिखराती हो ज्योति घनी रे। ये वाली जो पंक्ति है ये भी लहर से ली गई है। किससे ली गई है, लहर से ली गई है। श्रम विश्राम क्षितिज बेला से, कहते हैं श्रम विश्राम क्षितिज बेला से, जहां सृजन करते मेला से, अमर जागरण उषा नयन से, बिखराती हो ज्योति घनी रे। तो ये वाली पंक्ति लहर से हो गई। अगली पंक्ति देखिएगा, बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डुबो रही, ताराघट उषा नागरी, खगकुल कुलकुल सा बोल रहा, किसलय का अंचल डोल रहा, लो यह लतिका भी भर आई, मधुमुकुल नवल रस गागरी। ये वाली जो पंक्ति है ये भी लहर से ली गई है। लिखा है बीती विभावरी जागरी, कहते हैं बीती विभावरी जागरी, कहाँ पर जाग रही है, तो लहरों में जाग रही है। कहते हैं बीती विभावरी जागरी लहरों में, बीती विभावरी कहाँ जाग रही है, तो लहरों में जाग रही है। बस ऐसे याद हो जाएगा कि ये लहर से ली गई है। अगली पंक्ति है देखिएगा, मेरा अनुराग फैलने दो नभ के अभिनव कलरों में, जाकर सूने पन के तम में, बन किरण कभी आ जाना। ये वाली जो पंक्ति है ये भी लहर से ली गई है। लिखा है मेरा अनुराग फैलने दो नभ के अभिनव कलरों में, और जाकर सूने पन के तम में, बन किरण कभी आ जाना। ये भी लहर से ली गई है। और यहाँ पे कैसे याद करेंगे, लिखा है मेरा अनुराग फैलने दो, कहाँ पे अनुराग फैलने दो, तो कहती हैं भाई लहरों में। मेरा अनुराग फैलने दो कहाँ पर, लहरों में मेरा अनुराग फैलने दो। तो लहरों से, लहर से ली गई है। अगली देखिएगा, अगली पंक्ति है, जग की सजल कालिमा रजनी में, मुख चंद्र दिखा जाओ, प्रेम वेणु की स्वर लहरी में, जीवन गीत सुना जाओ। ये भी पंक्ति लहर से ली गई है। कैसे याद करेंगे,
देखिए कहती हैं यहाँ पे, आप इस लाइन को पकड़िएगा, मुख चंद्र दिखा जाओ। कहते भाई लहरों के पास आओ, मुख चंद्र, जैसे समझिए कि कोई लड़का है कोई लड़की है, उसको लड़की को अपना चेहरा दिखाना है, मतलब कहीं मिलना होगा, लड़का मिलने के लिए बोलता है, मतलब बातचीत होती है कि हाँ चलो मुलाकात होगी, तो वो क्या कहता है, अपना मुख चंद्र दिखा जाओ, कहाँ पर, लहरों के पास आओ और वहीं पर तुम अपना मुख चंद्र दिखाना और अपने स्वर से जीवन के कुछ गीत भी सुना देना। लिखा है ना यहाँ पे, स्वर लहरी में जीवन गीत सुना जाओ, कहाँ पर, तो कहते भाई वही लहरों के पास आना, लहरों के पास, समुद्र के किनारे जो लहरें उठती हैं, यानी लहरों के पास यानी कि समुद्र के पास, वहाँ पे आना, वहीं पे अपना मुखचंद्र भी दिखाना, यानी कि वहीं पे हमसे मुलाकात भी करना और वहीं पर अपने स्वरों की सहायता से कुछ जीवन के गीत सुनाना, यानी कि अपने जीवन के बारे में तुम स्वयं बताना। एक तरीके से इसको कनेक्ट कर सकते हैं, तो याद हो जाएगा मुखचंद्र कहाँ पे दिखाने की बात हो रही है, लहरों के पास आना, तो याद हो जाएगा ये लहर से ली गई पंक्ति हैं। तो यहाँ पर हमने लहर से भी जितनी पंक्तियाँ ली गई थी प्रसाद जी की रचनाओं से, उन सारी पंक्तियों को हमने देख लिया। अब आगे बात करते हैं, आगे देखेंगे जो प्रसाद जी की रचना कामायनी है, उनसे भी कुछ महत्वपूर्ण पंक्तियाँ ली गई हैं जो परीक्षा में पूछी जाती हैं, तो आइए उनको भी देखते हैं। जैसे पहली पंक्ति है, ओ चिंता की पहली रेखा, अरे विश्व वन की व्याली, ज्वालामुखी विस्फोट के भीषण, प्रथम कंपसी मतवाली। ये भी जो पंक्ति है ये कामायनी से ली गई है। अभी तक हमने जितनी पंक्तियां देखी उसमें से कुछ पंक्तियां प्रसाद जी की रचना आंसू से थी और कुछ पंक्तियां लहर से थी। अब जितनी पंक्तियों को हम पढ़ेंगे ये सारी की सारी कामायनी से ली गई हैं। तो ये जितनी भी पंक्तियां भी हम याद करेंगे तो इनको जब भी याद करिएगा तो काम शब्द से याद करिएगा, काम से कामायनी। और आप जानते हैं कामायनी जो है ये कब की रचना है, तो ये 1935 की है। कैसे याद करेंगे, कहते भाई अगर काम करना है तो शांति से करो, ज्यादा 3-5 मत करो। बोलते हैं ना आप लोग, जब किसी को काम करने के लिए कहते हैं और वो बहाने करता है तो क्या बोलते हैं, ऐसा है करना है काम तो सही से करो, ज्यादा 3-5 मत करो। तो 3-5 35 कामायनी हो गया कनेक्ट। अब ये जो पंक्ति है इसको कैसे याद रखेंगे, तो आप जानते हैं लिखा है, ओ चिंता की पहली रेखा। जब आपको कोई काम सौंपा जाता है करने के लिए, कि कोई घर में बड़ा है, कोई आपसे कह दिया कि ऐसा है आज घर में कुछ लोग आएंगे तो कुछ अच्छा सा बना देना, अब कह दिया तो नॉर्मली आप डेली खाना बनाते हैं, लेकिन अब उस दिन क्या हुआ कि कुछ लोग आने वाले हैं, तो आपको क्या होने लगेगी, चिंता होने लगेगी, क्योंकि कुछ लोग आने वाले हैं। अब आपको काम करना है और काम करना है तो आपको चिंता होगी कि कैसा बनेगा, पता नहीं मैं सही बना पाऊंगी कि नहीं। अपने लिए तो चल जाता है लेकिन बाहरी वालों के लिए कैसे अच्छा बनेगा कि नहीं बनेगा। और चिंता जब पहला कदम बढ़ाना रहता है तो चिंता होती है। जैसे बच्चे का जब एडमिशन कराते हैं तो बच्चा जब पहली बार स्कूल जाता है तो उसको चिंता होती है। तो पहली रेखा जो आती है वो चिंता की आती है। जब भी कोई काम आप जिंदगी में अपने लाइफ में आगे करते हैं तो चिंता होती है कि नहीं होती है। शादी ब्याह को ले लीजिए, लड़कियों से पूछिए, लड़कों से पूछिए, लड़कों के सामने भी होती होगी, चिंता होती होगी। जैसे पहली बार जा रहे हैं लड़की को देखने तो उनको भी चिंता होती होगी। पता नहीं आज के टाइम में तो खैर यही हो गया है कि लड़कियां खुद लड़कों से सवाल कर रही हैं कि आप क्या करते हैं, आपकी क्या पसंद है नापसंद है, और जिंदगी में आप क्या करना चाहते हैं वगैरह वगैरह। और पहले क्या था, पहले लड़के ही पूछते थे और लड़कियां नर्वस होती थी। आज के टाइम में थोड़ा उल्टा हो गया है। तो याद रखिएगा, जब भी कोई काम करने जाता है तो उसकी जो मतलब सबसे पहले क्या होता है, उसको चिंता होने लगती है उस चीज की। तो वो चिंता की पहली रेखा मतलब पहली बार में ही पहली रेखा में चिंता होने लगी। क्यों? क्योंकि काम सौंप दिया गया और काम से कामायनी कनेक्ट हो जाएगा। आगे है, बुद्धि मनीषा मति आशा, चिंता तेरे हैं कितने नाम, अरे पाप है तू जा चल जा, यहाँ नहीं कुछ तेरा काम। ये वाली पंक्ति भी कामायनी से ली गई है। कहते हैं बुद्धि मनीषा मति आशा चिंता, चाहे जितने भी तेरे नाम हो लेकिन तू किसी काम की नहीं है। जैसे कोई व्यक्ति होता है, उसके अगर नाम तो बड़े अच्छे अच्छे रहते हैं लेकिन वो नाम के अनुरूप अपने कामों को नहीं करता है तो लोग क्या कहते हैं, भले ही तुम्हारे कितने भी नाम हो लेकिन तुम किसी लायक हो नहीं, तुम किसी काम के लायक नहीं हो। तो वैसे ही इनको कहते हैं बुद्धि मनीषा मति आशा चिंता, तेरे कितने भी नाम हो लेकिन तू किसी काम के लायक नहीं है। काम से कामायनी कनेक्ट हो जाएगा। अगली पंक्ति है,
सिंधु सेज पर धरा वधु अब तनिक संकुचित बैठी सी, प्रलय निशा की हलचल स्मृति में मान किए सी ऐठी सी। ये भी पंक्ति जो है कामायनी से ली गई है। अब इन्हें हम कैसे याद रखते हैं, तो देखिएगा लिखा है सिंधु सेज पर धरा वधु। वधु यानी कि बहू। कहते हैं भाई सेज पर जब वधु को बिठाया जाता है, जैसे सोचिए कि कोई नई नवेली दुल्हन है, उसका घर में गृह प्रवेश हुआ, उसके बाद उसकी मुंह दिखाई की रस्में चल रही हैं, तो वधु जो है सेज पर अपने बैठेगी और जब बैठी रहती है तो बड़ी संकुचित होकर बैठी रहती है। संकुचित रहती है ना, डर लगा रहता है कि कौन कौन आएगा, क्या क्या देगा, क्या क्या बातें करेगा, थोड़ी सी घबराई सहमी सी रहती है। तो वो ऐसी स्थिति में वो कोई काम वाम नहीं करती है, वहां पे बैठ के बहुमूस काम थोड़ी ना कराया जाता है। तो याद रख सकते हैं, वधु जब सेज पर तैयार होकर संकुचित होकर बैठी रहती है तब वो कोई काम नहीं करती है, तब उसे कोई काम नहीं करना रहता है। तो याद हो जाएगा काम से कामायनी, यानी कि ये कामायनी से ली गई है। अगली पंक्ति है संवेदन का और हृदय का यह संघर्ष न हो सकता, फिर आभाव असफलताओं की गाथा कौन कहाँ बकता। ये भी पंक्ति कामायनी से ली गई है। कहते हैं कि जैसे लिखा है ना, संवेदन का और हृदय का यह संघर्ष ना हो सकता। लोग संवेदना तो देते हैं, जब भी किसी को संवेदना की जरूरत होती है तो लोग संवेदना तो व्यक्त करते हैं लेकिन काम नहीं करते। किसी के प्रति संवेदनाएं व्यक्त करना आसान होता है, लेकिन उस काम को अगर आप स्वयं करना चाहें तो आप नहीं कर सकते, बस संवेदनाएं ही व्यक्त कर सकते हैं। तो लिखा है ना, संवेदना का और हृदय का यह संघर्ष ना हो सकता। आप अगर संवेदनाएं तो व्यक्त कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको कह दिया जाए कि ठीक है आप ही करके दिखाइए, तो आप हृदय से उस चीज को नहीं कर पाएंगे, उस काम को नहीं कर पाएंगे। संवेदनाएं तो हर कोई व्यक्त कर सकता है, लेकिन वो उस काम को कर नहीं सकता। काम से कामायनी को कनेक्ट करिएगा। आगे देखिएगा, अगली पंक्ति है फटा हुआ था नील वसन क्यों यौवन की मतवाली, देख अकिंचन जगत लूटता तेरी छवि भोली भाली। कहते हैं फटा हुआ था नील वसन। फटा हुआ था नील वसन काम करते करते, भाई काम करते करते क्या हो गया, नील वसन जो है वो फट गया। तो फटा हुआ था नील वसन कैसे फट गया, काम करते करते। बहुत ज्यादा काम करवाएंगे तो फटे चिटेगा ही। तो याद हो जाएगा, फटा हुआ था नील वसन कैसे, काम करते करते, और काम से हो जाएगा कामायनी। अगली पंक्ति है हृदय की अनुकृति वाह है उदार एक लंबी काया उन्मुक्त, मधु पवन क्रीडित जो शिशुशाल सुशोभित हो सौरभ संयुक्त। ये भी पंक्ति जो है कामायनी से ली गई है। कहते हैं हृदय की अनुकृति वाह उदार एक लंबी काया उन्मुक्त, और मधु पवन क्रीडित ज्यों शिशुशाल सुशोभित हो सौरभ संयुक्त। कामायनी से ली गई पंक्ति है। अगली पंक्ति है देखिएगा, नील परिधान बिच सुकुमार खुल रहा मृदुल अधखुला अंग, खिला हो ज्यों बिजली का फूल मेघ वन बिच गुलाबी रंग। काफी महत्वपूर्ण पंक्ति है, ये परीक्षा में कई बार पूछी गई है, इंपॉर्टेंट रखिएगा। नील परिधान बिच सुकुमार खुल रहा मृदुल अधखुला अंग, और खिला हो जो बिजली का फूल मेघ वन बिच गुलाबी रंग। ये वाली भी पंक्ति कामायनी से ली गई है, ये याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगली जो पंक्ति है वो है नित्य यौवन छवि से ही दीप्त विश्व की करुण कामना मूर्ति, और स्पर्श के आकर्षण से पूर्ण प्रकट करती ज्यों जड़ में स्फूर्ति। ये वाली जो पंक्ति है ये भी कामायनी से ली गई है, इनको याद रखिएगा। यहाँ पे कुछ शब्द पकड़िएगा, नित्य यौवन और आकर्षण। कहते हैं भाई नित्य यौवन छवि से ही दीप्त विश्व की करुण कामना मूर्ति, और स्पर्श के आकर्षण से पूर्ण प्रकट करती जो जड़ में स्फूर्ति। अब इन्हें याद कैसे करेंगे, देखिए कहते हैं भाई आजकल क्या होता है, लोग अपनी छवि को हमेशा सुंदर बनाए रखने के लिए कि लोग हमेशा जो है कि वो यौवनावस्था में नजर आए और उनकी जो छवि हो वो आकर्षण हो, आकर्षित करने वाली हो, लोग ऐसी अपनी मतलब छवि इस समय बना के रख रहे हैं। ठीक है, नित्य जो है, नित्य यानी कि हमेशा हमेशा जो है अपने आप को सुंदर बनाना चाहते हैं, मतलब ताकि लोग जो है उनको देखे, एक आकर्षक छवि उनकी बन के सामने आए, और उसके लिए वो नए नए ब्यूटी प्रोडक्ट का
उपयोग भी कर रहे हैं। आजकल देखिए पार्लर में जा जाके, पहले तो रहता था शादी ब्याह में ही लोग पार्लर में जाते थे, अब तो भैया छोटा सा फंक्शन होगा, छोटा सा फंक्शन क्या, घर में कथा भी होगा तो भी लोग जाते हैं। तो अपनी यौवन की छवि को सामने मतलब रखने के लिए और ब्यूटी उनकी बरकरार रहे, आकर्षक रहे, तो इस वजह से लोग जो है नित्य ये चीज कर रहे हैं आज के टाइम में। याद हो जाएगा, ये काम लोग कर रहे हैं, काम को पकड़िएगा, ये काम कर रहे हैं और ये काम बहुत तेजी से हो रहा है आज के टाइम। हर कोई अपनी छवि को आकर्षक दिखाना चाहता है। याद हो जाएगा, तो ये काम बहुत तेजी से हो रहा है और काम से कामायनी। अगली पंक्ति है, कुसुम कानन अंचल में मंद पवन प्रेरित सौरभ साकार, रचित परमाणु पराग शरीर खड़ा हो, ले मधु का आधार। कुसुम कानन अंचल में, अब इतना ही पढ़ लीजिए, कुसुम कानन अंचल। और आप देखते हैं आजकल जो है कुसुम फूलों का भी प्रोडक्ट बताया जा रहा है, जैसे गुलाब जल आप लगाया करिए फेस पे, बहुत स्किन जो है आपकी काफ़ी अच्छी रहेगी। गुड़हल जो होता है उसके रस का भी सेवन बालों में करने के लिए बताया जाता है कि बाल आपके बहुत सिल्की होंगे। तो ये सारे प्रोडक्ट भी यूज़ कराए जाते हैं, तो इनसे भी आप इनको कनेक्ट करके याद रख सकते हैं। कुसुम कानन अंचल, इन सब का भी उपयोग अपने कामों में लोग ले रहे हैं। अगली पंक्ति है, काम मंगल से मंडित श्रेय, सर्ग इच्छा का है परिणाम, तिरस्कृत कर उसको तुम भूल, बनाते हो असफल भवदाम। ये वाली जो पंक्ति है ये भी जो है कामायनी से ली गई है। क्या कह रहे हैं, काम मंगल से मंडित श्रेय, सर्ग इच्छा का है परिणाम, और तिरस्कृत कर उसको तुम भूल, बनाते हो असफल भवधाम। कामायनी से ली गई पंक्ति है। आगे बढ़ते हैं, अगली जो पंक्ति है वो है, एक तुम यह विस्तृत भूखंड, प्रकृति वैभव से भरा आनंद, कर्म का भोग भोग का कर्म, यही जड़ का चेतन आनंद। ये वाली जो पंक्ति है ये भी कामायनी से है। कहते हैं मेरा तो बस इसको याद कर सकते हैं, लिखा है एक तुम हो और दूसरा ये विस्तृत भूखंड है, यानी कि ये जहां पे हम रह रहे हैं ये पूरी दुनिया, ठीक है। तो कहते हैं एक तो तुम हो और एक ये विस्तृत भूखंड है जहां पर मैं क्या कर रहा हूँ, बस मेरा काम क्या है, कर्म का भोग और भोग का कर्म करना, यही मेरा काम रह गया है। एक तो तुम हो जो मेरा जीना हराम कर रखी हो, मतलब जैसे पुरुष अपनी पत्नी को हमेशा कहता नहीं है, पति अपनी पत्नी को हमेशा कहता है, शादी के 1-2 साल बाद ये चीजें शुरू हो जाती हैं, 1-2 साल क्या 6 ही महीने में शुरू हो जाती है। एक तो तुम हो मेरा जीना हराम की हो, और एक ये विस्तृत भूखंड, मतलब कि इस धरती पर जो मैं काम कर रहा हूँ, मेरा काम बस यही रह गया है, कर्म का भोग और भोग का कर्म करना, मेरा काम, यानी कि कामायनी से ली गई है। अगली पंक्ति है, शक्ति के विद्युत कण जो व्यस्त विकल बिखरे हैं, हो निरुपाय, समन्वय उसका करे समस्त, विजयिनी मानवता हो जाए। ये वाली जो पंक्ति है ये भी कामायनी से ली गई है। कहते हैं शक्ति के विद्युत कण जो व्यस्त विकल बिखरे हैं, हो निरुपाय, समन्वय उसका करे समस्त, विजयिनी मानवता हो जाए। ये भी पंक्ति कामायनी से ली गई है। अब इन्हें कैसे याद करेंगे, लिखा है शक्ति के विद्युत कण, तो विद्युत कण की जो शक्ति है, विद्युत कण की जो शक्ति है उसी ने आज हमारे काम को बहुत इजी बना दिया है। जैसे मसाला पीसने के लिए पहले लोग सिलबट्टे का यूज करते हैं, अब क्या होता है 2 मिनट में मसाला जो है आपका बन के तैयार हो जाता है, मिक्सर। कपड़े धुलने के लिए बहुत टाइम लगता था, अब जो है वॉशिंग मशीन हो गई है। पहले लोग हैंड पाइप का प्रयोग करते थे नल चलाने के लिए, अब सीधे मोटर है, फटाक से आप चलाइए, पानी भर के आ गया। तो विद्युत कण की जो शक्ति है, ठीक है, उसने हमारे काम को बहुत इजी कर दिया है। जो बहुत व्यस्त रहते थे लोग, अब विद्युत कण की शक्ति आने से उनके कामों में बहुत आसानी हो गई है। याद हो जाएगा, काम से कामायनी से ली गई है। अगली पंक्ति है, कोमल किसलय के अंचल में नन्ही कलिका जो छिपती सी, और गोधुली के धूमिल पट में दीपक के स्वर में दीप्ति सी। ये वाली जो पंक्ति है ये भी कामायनी से ली गई है। कैसे याद करेंगे इसको, इनको आप याद रख सकते हैं। देखिए मैं जो भी ट्रिक बताने जा रही हूँ आप उसको गलत नजरिए से मत देखिएगा, बस याद करने के पर्पज से आप इसको याद रखिएगा, हमेशा के लिए याद रहेगा, क्योंकि हमारा दिमाग जो है वो ऊट पटांग चीजों को जल्दी कैच करता है। तो यहाँ पे लिखा है कोमल किसलय के अंचल में, बस इतना समझिएगा। अब जैसे सोचिए कोई पति है, वो अपने काम से घर पर लौटा, काम करके
काम काम हम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि कामायनी से ली गई है। बेचारा काम करके घर पे आया और घर पर आते ही उसकी पत्नी जो है उसका नाम है कोमल। कोमल से कहता है, कोमल से कुछ मांगता होगा या वो आराम करने जाता होगा, तो कोमल क्या कहती है, नहीं पहले मुझे क्या लो, पहले मुझे जो है एक किस लो, लिखा है ना किस ले, पहले तुम एक किस लो उसके बाद ही तुम जाना, उसके बाद ही तुम जाना, पहले तुम मेरा चुम्बन करो उसके बाद ही तुम जो है और कोई काम करना, वैसे ही तुम दिन भर मेरे साथ नहीं थे। तो वो क्या गुस्से में कहते हैं एक तो मैं वैसे ही काम करके आया हूँ और ऊपर से कोमल का क्या कहना है, नहीं काम से आया तो पहले क्या करो, पहले मेरा चुम्बन करो यानी कि किस लेना, किस ले यानी कि किस ले। मैं नाम को कनेक्ट कर रही हूँ और बाकी अन्यथा में मत लीजिएगा, आप सभी बड़े हैं तो इस चीज का आप गलत मतलब मत निकालिए, बस पंक्तियों को याद करने के लिए ट्रिक बताई जा रही है, तो आसानी से आप इनको याद रख सकते हैं। आगे देखिएगा, जो अगली पंक्ति है वो है, मैं रति की प्रतिकृति लज्जा हूँ, मैं शालीनता सिखाती हूँ, मत वाली सुंदरता पग में नुपुर से लिपट मनाती हूँ। कहती हैं मैं रति की प्रतिकृति लज्जा हूँ, मैं शालीनता सिखाती हूँ। कहती है भाई मैं जो है प्रतिकृति लज्जा हूँ और मैं शालीनता सिखाती हूँ। मेरा काम क्या है, मेरा काम है लोगों में शालीनता सिखाना, लोगों के अंदर शालीनता पैदा करना, तो शालीनता सिखाती हूँ ये क्या है, ये मेरा काम है। मतवाली सुंदरता पग में नुपुर से लिपट मनाती हूँ और मैं शालीनता सिखाती हूँ, प्रतिकृति लज्जा हूँ और मैं शालीनता सिखाती हूँ, तो ये मेरा काम है, याद हो जाएगा। अगली पंक्ति है जो कि काफी महत्वपूर्ण है, कई बार परीक्षा में पूछी भी गई है, वो है, नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नगपग तल में, प्योर स्रोत सी बहा करो जीवन के सुंदर समतल में। कहते हैं नारी तुम केवल श्रद्धा हो तो प्लीज काम करो। जैसे कुछ लोग होते हैं ना, कहते हैं नारी तुम केवल श्रद्धा हो तो तुम जो है काम करो, बिना काम किए तुम नहीं रह सकती इस संसार में। तुम नारी हो और तुम केवल श्रद्धा की पात्र हो तो तुम क्या करो, तुम काम करो, तुम्हें काम करना ही होगा। काम से कामायनी से ली गई है, ये याद रखिएगा। और बाकी आप जानते हैं इसमें श्रद्धा शब्द आया है और श्रद्धा जो है कामायनी का एक सर्ग भी है, तो आप आसानी से इनको याद भी रख सकते हैं। अगली पंक्ति है, आंसू से भीगे अंचल पर मन का सब कुछ रखना होगा, तुमको अपनी स्मृति रेखा से यह संधि पत्र लिखना होगा। लिखिए, कहा गया है कि आंसू से भीगे अंचल पर मन का सब कुछ रखना होगा और तुमको अपनी स्मृति रेखा से यह संधि पत्र लिखना होगा। कहते हैं भाई आंसू से भीगे अंचल हो, मतलब इंसान चाहे जितना भी दुखी हो फिर भी उसको अपना दुख जो है छोड़कर घर का काम तो करना होगा। इसको आप कनेक्ट कर लीजिए, जैसे स्त्रियां कभी कभी बहुत परेशान रहती हैं अपने ससुराल वालों के अत्याचारों से या पति से ही परेशान हो जाती है, कोई और समस्या हो गई है, कोई ज़रूरी नहीं है कि ससुराल वाले ही बुरे हों, कभी कभी कुछ और भी दिक्कत हो जाती है। तो अगर वो परेशान रहती हैं, ठीक है, और उनके आंखों में आंसू रहते हैं, तो लिखा है आंसू से भीगे अंचल पर। आंसू से भीगे, आंचल से मतलब आंसू से भीगा हुआ उनका आंचल है, मतलब जैसे आंखों में आंसू आते हैं तो स्त्रियां क्या करती हैं, आंचल से अपने आंसुओं को पोंछती हैं। तो वही कहते हैं आंसू से भीगे आंचल पर, आंसू से भीगे आंचल भी हो गए हैं, फिर भी मन पर सब कुछ रखना होगा, उन सबको अपने मन पर तुम्हें रखना होगा और तुमको अपनी स्मृति रेखा से यह संधि पत्र लिखना होगा। तो इतना आप अगर पढ़ लेंगे समझ में आ जाएगा कि आंसू से भीगे अंचल पर यानी कि तुम कितना भी दुखी हो, कितना भी रोगा हो, अपने आंसू पोंछ के अपने मन में सारी बात रख के तुमको काम तो करना ही होगा। ये नहीं कर सकती तुम घर में बैठ के 2 दिन आराम कर लो, तुम कुछ ना करो और तुम्हें कोई कुछ कहे ना, तो काम तो करना ही होगा, चाहे जितना भी दुख दर्द हो तुम्हें। याद हो जाएगा आसानी से। अगली पंक्ति है, तुम भूल गए पुरुषत्व मोह में कुछ सत्ता है नारी की, समरसता है संबंध बनी अधिकार और अधिकारी की। बहुत ही सुंदर पंक्ति है। तुम भूल गए पुरुषत्व मोह में कुछ सत्ता है नारी की, समरसता है संबंध बनी अधिकार और अधिकारी की। कैसे याद करेंगे, कहते हैं भाई तुम तो पुरुषत्व के मोह में ये भी भूल गए हो कि कुछ सत्ता हम नारियों की भी है, हमारा भी कुछ काम है इस दुनिया में,
तुम तो पुरुषत्व के मोह में ये भी भूल गए हो कि कुछ सत्ता जो है इस समाज में नारी की भी है और हमारा भी कुछ काम है। और बात करें संबंध की तो अधिकार और अधिकारी का संबंध है, पुरुष और नारी में अधिकार और अधिकारी का संबंध है। तो नारियों का भी कुछ काम है इस दुनिया में। तो याद हो जाएगा, काम से कामायनी से ली गई है। अगली पंक्ति है वो है, बिखरी अलके ज्यों तर्क जाल, यह विश्व मुकुट सा उज्ज्वलतम, शशिखंड सदृश था स्पष्ट भाल। ये वाली पंक्ति ये भी कामायनी से ली गई है। फिर से देखिएगा, बिखरी अलके ज्यों तर्क जाल, यह विश्व मुकुट सा उज्ज्वलतम, शशिखंड सदृश था स्पष्ट भाल। कहती हैं बिखरी अलके हो या पलके हो, फिर भी तुम्हें काम तो करना ही होगा। या फिर कह सकते हैं कि लिखा है बिखरी अलके, कहती है भाई इतना काम है और जब ज्यादा काम करेंगे तो अलके पलके तो बिखर ही जाएंगी। तो कहती हैं रुको, पहले इतना काम मैंने कर लिया है, मेरी अलके पलके सब बिखर गई हैं, पहले काम खत्म कर लेने दो तब मैं रेडी होंगी। तो बिखरी अलके कैसे, काम करने से मेरी अलके पलके सब बिखर गई हैं। तो क्या हो जाएगा, काम से कामायनी कनेक्ट कर लीजिएगा। अगली पंक्ति है, दो पद्म पलाश चषक से, दृग देते अनुराग विराग ढाल। दो पद्म पलाश चषक से, दृग देते अनुराग विराग ढाल। ये भी पंक्ति कामायनी से ली गई है। नेक्स्ट पंक्ति है, जो बुद्धि कहे उनको ना मानकर, फिर किसकी नर शरण जाए। कहते हैं जो बुद्धि कहे उनको ना मानकर, फिर किसकी नर शरण में जाए। क्या होता है, जैसे अभी हमारा जो दिमाग कुछ और कहता है, बुद्धि कुछ और कहती है कि नहीं। तो कहते हैं जो बुद्धि कहे उसको ना मानकर, फिर भी कहते हैं हम किस नर के शरण में जाएं, हमें समझ में नहीं आ रहा है हम कौन सा काम करें। हमारा तो मन यही रहता है कि हम बिना काम के ही सब कुछ प्राप्त कर लें, हमें काम ना करना पड़े। लेकिन बुद्धि जो है हमारी जानती है कि जब तक हम काम नहीं करेंगे तब तक हमें कुछ लाभ नहीं होगा, कुछ मिलेगा नहीं। जब काम करेंगे तभी हमें उसका फल भी मिलेगा। तो वही कहते हैं जो बुद्धि कहे उसको ना मानकर फिर हम कौन सा काम करें। बुद्धि जो कहेगी हमें वही करना चाहिए, लेकिन कहते हैं जो बुद्धि कहे उसको ना मानकर, अगर हम उसको ना माने तो फिर हम किस नर की शरण में जाए, मैं फिर कौन सा काम करूं। काम से कामायनी कनेक्ट हो जाएगा आसानी से। आगे बढ़ते हैं, अगली पंक्ति है, वह विज्ञानमयी अभिलाषा, पंख लगाकर उड़ने की, जीवन की असीम आशाएं, कभी ना नीचे मुड़ने की। ये वाली जो पंक्ति है ये भी कामायनी से ली गई है। तो लिखा है वह विज्ञानमयी अभिलाषा। तो आप जानते हैं ये साइंस की दुनिया है। तो कहते हैं साइंस की दुनिया में आप जो आशाएं लगाई हैं वो अगर आप आशाएं लगाई हैं तो कुछ करने की लगाई हैं। जैसे आप नौकरी पाना चाहते हैं, तो अगर आप नौकरी पाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको काम भी करना होगा, आपको पढ़ाई भी करनी होगी, है कि नहीं। तो पढ़ाई कीजिए, काम कीजिए, तभी आप जो है पंख लगाकर आसमान में, खुले आसमान में उड़ पाएंगे। तो वह विज्ञानमयी अभिलाषा, पंख लगाकर उड़ने की, जीवन की असीम आशाएं, कभी ना नीचे मुड़ने की। और इन सबको पाने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको काम करना होगा, आपको पढ़ाई करनी होगी। काम से कामायनी से ली गई ये पंक्ति है। आगे देखेंगे, अगली पंक्ति है, प्रकृति शक्ति तुमने यंत्रों से सबकी छीनी, शोषण कर जीवन बना दी जर्जर छीनी। कहते हैं प्रकृति शक्ति तुमने यंत्रों से सबकी छीनी। भाई तुम्हारा काम था यंत्र बनाना। कहते हैं प्रकृति से, कहते हैं प्रकृति की शक्ति जो है तुमने यंत्रों से छीन ली है। कहते हैं भाई तुम्हारा काम था यंत्र बनाना, लेकिन तुमने जो है प्रकृति से उसकी शक्तियां छीन ली और सबसे दूर कर दिया। तभी जो है आज लोगों का जीवन जो है कैसा हो गया है, जर्जर हो गया है। मतलब कि पहले क्या था, लोग अपने हाथ पैर चलाते थे, काम करते थे, है कि नहीं, तो उनके शरीर में वो शक्ति बनी रहती थी। लेकिन आज के टाइम में क्या है, वो सारे काम यंत्र करने लगे हैं, मशीनें करने लगी हैं। तो जब मशीनें करने लगी हैं तो मनुष्य जो है वो आलसी हो गया है। आलसी होने के कारण उसका जीवन जो है वो जर्जर होता जा रहा है। समझ में आए, तो उसको कोई काम धाम नहीं रह गया है। तो वही कहते हैं तुम्हारा काम था यंत्र बनाना, और तुमने यंत्र बनाते बनाते तुमने प्रकृति की सारी शक्तियों को छीन लिया, जिसकी वजह से मनुष्य का जीवन जो है वो जर्जर होता जा रहा है। तो याद हो जाएगा, कामायनी से ली गई है। अगली पंक्ति है, स्वप्न स्वाप जागरण भस्म हो, इच्छा क्रिया ज्ञान मिल लय थे, दिव्य अनाहत पर निनाद में, श्रद्धा युत मनु बस तन्मय थे। ये वाली भी पंक्ति किससे ली गई है, कामायनी से ली गई है। कहते हैं स्वप्न स्वाप जागरण भस्म
हो इच्छा क्रिया ज्ञान मिल लय थे, दिव्य अनाहत पर निनाद में श्रद्धा युत मनुबस तन्मय थे। कामायनी से ली गई पंक्ति है। आगे देखेंगे अगली पंक्ति है, समरस थे जड़िया चेतन सुंदर साकार बना था, चेतनता एक विलसती आनंद अखंड घना था। समरस थे जड़िया चेतन सुंदर साकार बना था। कहते हैं समरस थे जड़िया चेतन, चाहे जो भी हो, जो आज कैसा बन गया है, आज सुंदर और साकार बना हुआ है। कैसे बना हुआ? अपने काम से बना हुआ है। हाँ, जो पहले जड़ या चेतन थे वो आज सुंदर साकार बन चुके हैं। कैसे बने हैं? अपने काम से बने हैं। और काम से हम इनको कनेक्ट करेंगे कि कामायनी से ली गई है। तो इसी के साथ आज जो है हमारी ये क्लास यहीं पे समाप्त होती है। और यहाँ पर हमने जो है जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा लिखी गई जो 3 रचनाएं हैं महत्वपूर्ण, आंसू, लहर और कामायनी, उनसे जितनी भी पंक्तियां परीक्षा में पूछी जाती हैं उनको हमने ट्रिक की सहायता से याद कर लिया है। कल इसके आगे हम पढ़ेंगे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की पंक्तियों को देखेंगे, उनकी जो जो रचनाएं इंपॉर्टेंट है उनसे जो पंक्तियां ली गई हैं, तो कल की क्लास में हम उन पर अध्ययन करेंगे। और लास्ट में मुझे जो एक सूचना देनी थी वो ये है कि बहुत से लोग कह रहे हैं कि जो है ये सरस्वती पांडे, गोविंद पांडे की जो पुस्तक मैं पढ़ा रही हूँ इस पर मैं क्विज भी कराऊं। तो मैंने एक छोटा सा बहुत ही कम प्राइस में जो है क्विज स्टार्ट किया है, एक ग्रुप बनाया है। और अगर आप लोग इच्छुक हैं, अगर आप लोग क्विज करना चाहते हैं तो आप जो है मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए और यहाँ कमेंट में ये बताइए कि हाँ आप क्विज करना चाहते हैं। बहुत ही कम प्राइस है और उसमें आपको जो है क्या कहते हैं, आपको संस्कृत की क्विज मिलेगी, काव्यशास्त्र की मिलेगी, सरस्वती पांडे, गोविंद पांडे की पेज नंबर 1 से लेकर सारी क्विज मिलेगी, लगातार पूरे पेज नंबर के हिसाब से दी जाएगी और व्याकरण की रहेगी। ठीक है, तो 3 क्विज आपको डेली कराई जाएगी और बहुत कम प्राइस में। अगर आप जानना चाहते हैं तो आप मुझे जो है मेरे टेलीग्राम पे मैसेज कीजिए, जो मेरा टेलीग्राम ग्रुप है आप उसको ज्वाइन कीजिए, वहाँ पे मुझे पर्सनल मैसेज कीजिएगा। ठीक है, नहीं तो जैसा भी होगा आप इसी वीडियो में आप कमेंट करके बताइए कि आपको वो क्विज चाहिए। तो अगर चाहिए तो मैं आपको लिंक दे दूंगी ताकि आप जो है ग्रुप को ज्वाइन कीजिए और वहाँ से जो है पेमेंट करके आप जो है क्विज कर सकते हैं। और 1-2 महीना जो भी है आप जम के तैयारी कर लीजिए, बहुत अच्छे से आपका सारा टॉपिक क्लियर हो जाएगा। इधर आप पढ़ते रहिए, उधर आप क्विज करिए, टॉपिक आपका सब क्लियर होते चलेगा। ठीक है, तो ये सूचना मुझे देनी थी। अगर आप इच्छुक हैं तो आप बताइएगा, तो मैं अपनी क्विज जो है सितंबर नहीं, अक्टूबर से जो है स्टार्ट कर दूंगी, 1 अक्टूबर से। तो आपके पास इधर टाइम है, जैसा भी आपको सही लगेगा आप कमेंट करके बताइएगा कि आपको क्विज की ज़रूरत है, तो मैं समझ जाऊंगी। ठीक है, तो चलिए बस यही सूचना देनी थी। और इसके बाद जो है नेक्स्ट टॉपिक कल की क्लास में हम देखेंगे। तो मिलते हैं कल ठीक शाम 6 बजे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।